नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो 10th की बुक है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, उसकी सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हम 8 चैप्टर देख चुके हैं। आज 9वां चैप्टर है राजस्थानी भाषा और साहित्य। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें कई बुक्स के नाम भी हैं, उसके लेखक वगैरह, और इसके अलावा जो राजस्थान की बोलियाँ है उसके बारे में भी जानकारी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो लास्ट तक देखना वीडियो, और लाइक और शेयर भी करना यदि आपको अच्छा लगे तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर कर ले। तो देखते हैं कितना होता है। राजधानी भाषा और बोलियां स्टार्ट करते हैं। राजधानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजधानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 है या 913 ईस्वी, उसमें उद्योतन सूर्य उनके द्वारा जो लिखित बुक है कुवलयमाला। कौन सी? कुवलयमाला। उसमें वर्णित 18 देशी भाषाएं, उसमें मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था। यानी ये एग्जामों में भी पूछा गया है कि उद्योतन सूर्य उनकी बुक कौन सी है? कुवलयमाला। उसमें 18 देशी भाषाएं उसका वर्णन था। तो उसमें एक मरु भाषा का भी उल्लेख था जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। यानी पश्चिमी राजस्थान है, वहां की भाषा थी मरु भाषा। राजधानी की भाषा के लिए राजधानी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने 1912 ईस्वी है, उसमें जो उनकी बुक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस बुक में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती है आदि सब इनकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं। यानी जो राजधानी भाषा है उसकी ये बोलियां हैं। राजधानी भाषा की उत्पत्ति देखते हैं और विकास कैसे हुआ वो देखते हैं। राजधानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत की क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजधानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं से 12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी है उसके बाद राजधानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। कब होने लगा? 16वीं सदी में। राजधानी भाषा के विकास क्रम में ये कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। यानी पहले वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत बनी। लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसके स्थान पर पाली भाषा है उसने ले लिया, और पाली भी जब लोग से अलग होने लगी तो उसका स्थान है वो प्राकृत ने ले लिया। तो किस तरह ये भाषा को क्रम चला है? पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृतिक। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता है उसकी ओर अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अब ब्रज भाषाएं उनका विकास हुआ। यानी प्राकृत के बाद अब ब्रज भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजधानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। या जो राजधानी भाषा है ये भी इन अपभ्रंश भाषा है, इनसे इनका विकास हुआ राजधानी भाषा का। राजधानी भाषा का विकास भी इन्हीं से हुआ है। राजधानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाएं उनका उल्लेख होता है। या जो राजधानी भाषा है उनके बारे में जो 3 अपभ्रंश भाषाएं उनका उल्लेख मिलता है कि इनसे राजधानी भाषा ही है। तो देखते हैं। प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोर सैनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश, ये 3 भाषाएं इनका वर्णन आता है कि इनसे राजधानी बनी। इसमें सबसे मरु गुर्जरी अपभ्रंश है, ये मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। ये विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो ये ज्ञात होता है कि राजधानी और गुजराती में अनेक समानता है। यानी जो मरु गुर्जरी अपभ्रंश भाषा है उससे राजधानी भाषा बनी है, ये थोड़ा ज़्यादा उचित लगता है, क्योंकि इसमें मरु से
मरु भाषा बनी और गुर्जरी है उससे गुजराती भाषा बनी। और दोनों में जो समानता है वो देखी जाती है, यानी इससे पता लगता है कि ये एक ही अपभ्रंश से आई है। अब देखते हैं क्षेत्रीय बोलियां। डॉक्टर गिरियसन है, उन्होंने राजधानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा। कितने वर्गों? 5। किंतु मुख्य रूप से राजधानी भाषा है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो पश्चिमी परिवार, यानी पश्चिमी राजधानी, उसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी ये आती है। और जो पूर्वी राजधानी है उसमें ढूंढाड़ी, आड़ोती, मेवाती, अहिरवाटी जो राठी क्षेत्र है वो होता है। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियां। सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास के भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है, यानी बड़ा है। इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी नाम दिया है। यही कारण है कि राजधानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों? कि मारवाड़ क्षेत्र बहुत बड़ा है और बोलने वाले भी ज्यादा है। और साहित्य सर्जन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजधानी का पर्याय भी माना जाता है, यानी कहीं कहीं राजधानी के पर्याय मारवाड़ी को माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजधानी की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजधान से भी जोड़ा गया। ये जो मारवाड़ी है वो पश्चिमी राजधानी की भाषा है, बोली है। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है, यानी इस क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। थली और गोडवाड़ी बोलियां हैं इसकी उपबोलियां हैं, यानी जो मारवाड़ी है उसकी 2 उपबोलियां हैं। कौन सी? एक तो थली जो थल क्षेत्र है, जो बॉर्डर का एरिया है पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास, उसको थल बोलते हैं, तो वहाँ की जो बोली है उसको थली बोलते हैं। और गोडवाड़ी ये जो लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र है जालोर साइड का, उसमें गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। अब देखते हैं मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र है, यानी जो मेवाड़ी है मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। साहित्य की दृष्टि से देखें तो जो मारवाड़ी है उसके पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा है, यानी जो मेवाड़ है वहां पर ये मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी कहा जाता है, तथा मैदानों में जो बोली जाती है उसको मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। ये मेवाड़ी के 2 भाग है, एक पर्वतीय और एक मैदानी। अब देते हैं ढूंढाड़ी। ये जयपुर जो आमेर है यहाँ की बोली है। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश है जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। इस बोली की सबसे मुख्य विशेषता से शब्द है, कहीं करे से, जो ये पीछे से बोलते हैं तो ये इस बोली का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है, यानी जो गुजराती भाषा है उसमें भी से का उपयोग होता है। तो इससे पता चलता है कि ढूंढाड़ी भाषा पर गुजराती प्रभाव है वो भी है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का जो क्षेत्र है ढूंढाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वहां पर ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। इसकी जो उपबोलियां हैं वो कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी, नागरसोल। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी और नागरसोल है वो किस बोली की उपबोली है? ढूंढाड़ी बोली की। अब देते हैं आड़ोती। तो ये आड़ोती क्षेत्र में बोली जाती है, जो आड़ा राजपूतों का राज्य रहा है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह से शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? जो आड़ोती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इस क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखते हैं मेवाती। मेवाती मेव जाति का अधिक होने से अलवर भरतपुर का क्षेत्र है उसको मेवात कहते हैं, और यहाँ पर मेवाती बोली जाती है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा जाता है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्र को भी स्पष्ट करता है, यानी कुछ हरियाणा के क्षेत्र में भी ये बोली जाती है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह जो सीमा पर होते हैं तो जो सीमावर्ती राज्य है उसका भी प्रभाव होता है, तो मेवाती पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। वागड़ी, वागड़ी है, माफ करना, वागड़ी राजस्थान के जो वागड़ क्षेत्र है उसमें ये बोली जाती है। तो वागड़ क्षेत्र कौन कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर का आसपास, डूंगरपुर तथा आसपास का पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर ये बोली जाती है।
इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यानी ये सीमावर्ती है, गुजरात के पास ये क्षेत्र पड़ता है, वागड़ क्षेत्र। तो यहाँ पर जो बोली है उस पर गुजराती का भी प्रभाव है। अब देखते हैं मालवी। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्र पर मालवी बोली है उसका गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत ही कठिन है, इसलिए मालवी को ही राजधानी की ही बोली स्वीकार किया गया है। यह जो मालवा है मध्य प्रदेश का, उसके जो सीमावर्ती अपने जो क्षेत्र है वहां पर मालवी बोली जाती है, इसलिए इसको भी राजस्थान की बोली स्वीकार की गई है। राजस्थान का जो प्रतापगढ़ है उसका क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है, या जो प्रतापगढ़ है वहां पर ये बोली बोली जाती है, यानी ये मध्य प्रदेश है, वहां पर सीमा लगती है इसकी। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रांगड़ी और निमाड़ी इस बोली की उपबोली है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। रांगड़ी और निमाड़ी किस भाषा की किस बोली की उपबोलियां है, तो मालवी बोली की। अब देखते हैं शेखावाटी। तो ये राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध जो क्षेत्र है शेखावाटी, वहां पर ये बोली बोली जाती है। आज सुरु, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर है, इस क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। कहाँ, सुरु, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर, यहाँ जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर ये शेखावाटी बोली जाती है। भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां। तो अब जो भीली बोली है वो और पहाड़ी बोली है उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कबीला संस्कृति है उसको लिए हुए है। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासिया आदि प्रमुख है। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली है वो प्रमुख है। इनके साथ साथ अनेक जनजातियों की बोलियां को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जातियां निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियां का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं या बोलियां हैं उनके द्वारा होता है। इस रूप में ये भी निश्चित है कि राजधानी बोलियों से ही राजधानी भाषा का विकास हुआ है, या जो राजधानी भाषा है उसका विकास है वो राजधानी बोलियों से हुआ है। लेकिन विडम्बना से हमारे यहाँ पर हम आज भी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, और हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा हिंदी में करवाया जा रहा है, लेकिन जो हमारी राजधानी भाषा है उसको दबाया गया है। तो इसलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा राजधानी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं राजधानी साहित्य। राजधानी साहित्य का इतिहास और परंपरा देखते हैं। राजधानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेख, अभिलेखों, सिक्कों और मुहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। या जो शिलालेख वगैरह, स्तंभ वगैरह प्राप्त हुए तो वो अभिलेखीय साहित्य है। यद्यपि ये सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध है, यानी ये अति अल्प है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व है। राजधानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता है, उसकी विशेषता लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। ये साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा है। राजधानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो काल परक, प्रवृत्ति परक और कालक्रम ये देखते हैं। पहला है प्राचीन काल, तो ये वीर गाथा काल है। कब से कब तक? 1050 से 1450 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, ये भक्ति काल है, 1450 से 1650 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार, रीति और नीति प्रकाल, 1650 से 1850 तक। चौथा है आधुनिक काल, ये विविध विषयों और विधाओं से युक्त है, ये 1850 से करण तक। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल, जो वीर गाथा काल है, 1050 से 1450 तक का है। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे। इस
इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था। यानी इस काल में जो आक्रमण हो रहे थे ये पश्चिमी दिशा से हो रहे थे और राजस्थान पंजाब वगैरह है ये आगे पश्चिमी दिशा में है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा था। यहाँ के जो शासक है उनको संघर्ष करना पड़ा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए जो वीर रचनात्मक काव्य है उनका सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण इस काल को वीर गाथा काल कहा गया है। इस काल की महत्वपूर्ण रचना है श्रीधर व्यास की रणमल संत। रणमल संत है ये किसकी है? श्रीधर व्यास की। ये ध्यान रखना, रणमल संत श्रीधर व्यास की रचना है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही है। तो प्राचीन काल में ये लाइन महत्वपूर्ण है, श्रीधर व्यास की रणमल संत। दूसरा देखते हैं पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल भी कहते हैं। 1450 से 1650 ईस्वी तक राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है और इन युद्धों में धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से युक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा तथा ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई तथा अपनी कलम से समाज के सभी प्रकार के जो भेदभाव है उसको मिटाते हुए सच समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल के नाम से जाना गया है। इसी काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त जो संप्रदाय उन्होंने लोक में अपनी गहरी पैठ बनाई तथा लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदाय उनमें राम सनई संप्रदाय, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलक्य संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख है। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल और जाति व्यवस्थाएं उनमें जो भेदभाव है उसको मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होए। ये इस काल की मुख्य लाइन है, जात पात को पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होए। यानी यहाँ पर जात पात का कोई महत्व नहीं है, जो हरि का भजन करता है वो हरि का है। इसके साथ साथ जो सगुण भक्ति है, इनके जो कवि है उन्होंने भी अपने आराध्य देवों की वंदना और महिमा ज्ञान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भगत शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी, तो ये बुक किसकी है? वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की है। माधवदास ददीवाड़िया है उसकी राम रासो, ईश्वरदास की हरिरस और देवीयान सायाजद, ये जो ईश्वरदास की है ये हरिरस और देवीयान है। और श्याजी झूला है उसकी नाग दमन, इस क्रम की मुख्य रचना है। तो ये रचनाओं को एक बार दोबारा देखते हैं, ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, एग्जाम पूछा जाता है। जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनकी वेली कृष्ण रुक्मणी, ये बुक है पृथ्वीराज राठौड़ की। माधवदास दद्दीवाड़िया है उनकी ये राम रासो, कौन सी? राम रासो। ईश्वरदास है उनकी हरिरस और देवीयान, ये दो बुक है, पुस्तक है, ये ईश्वरदास की है। श्याजी झूला है उनकी नाग दमन, तो नाग दमन किसकी है? श्याजी झूला की। तो ये जो पुस्तकें हैं ये कई एग्जाम पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है। अब देते हैं उत्तर मध्यकाल, इसको संगार, रीति और नीति परक काल भी कहते हैं। 1650 से 1850 ईस्वी का है। राजधानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्यों में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक में प्रचलित प्रेम आख्यान है उनको विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मनसाराम है उन्होंने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीति कारकों में राज्य का सोरठा, सक्रिय का सोरठा,
पेरियों का सोटा, मोतिया रसोटा आदि रचनाएं प्रमुख है। तो ये रचनाओं का नाम याद रखना। जो काव्य शास्त्र है उससे संबंधित रचनाएं वो कवि मनसाराम की रघुनाथ रूपक है, तथा जो संबोधन परक नीति कारक है उनसे संबंधित है राज्यों का सोटा, यानी इसमें संबोधन करके रचना की गई है राज्यों का सोटा। तो इसमें जो राजिया नामक कवि ने जो राजिया इनका नौकर था उसको संबोधित करते हुए सोरठे कहे। तो ये जो संबोधन परक नीति कारक है। अब देखते हैं आधुनिक काल। विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 जो 1857 की क्रांति उससे आगे का मान सकते हैं हम आज तक का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पहले ये जो 1857 की क्रांति के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। और साहित्य में भी आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजधानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास है और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया। तो ये मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र, तो ये आधुनिक साहित्य के मुख्य जो लेखक हैं, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई और इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुगत परिणाम हमारे देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है और उस साहित्यिक रचना के आधार पर राजधानी साहित्य की परंपरा अध्ययन सुदृढ़ एवं महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं राजधानी गद्य पद्य की जो विशेष शैलियां हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देते हैं ख्यात। ख्यात क्या है? तो देशी राजाओं के राजाओं ने अपने समान सफलताओं और विशेष कार्य उस आदि का विवरण के रूप में जो अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया उसको ख्यात कहते हैं। जैसे दयालदास ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। किसकी? दयालदास की ख्यात है उसमें। तो ये भी पूछा जा सकता है। मुणोत नैन सिंह उनके द्वारा जो मुणो नैन सिंह ख्यात है वो लिखी गई है। दूसरी देखते हैं वसनिका। ये संस्कृत के वसन शब्द है, उससे वसनिका शब्द का एक काव्य विद्या के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वसनिका है एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्य अनुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजधानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वसनिकाओं हैं, उसमें शिवदास गार्डन उनके द्वारा असलदास खिंसी री वसनिका। तो असलदास खिंसी की वसनिका किसने लिखी? शिवदास गार्डन। और खिड़िया जगह है उनके द्वारा राठौड़ रतन सिंह महेश दासो री वसनिका है वो प्रसिद्ध है, ये प्रमुख है। तो ये दो वसनिकाएं नाम याद रखना। अब देखते हैं दवावेत। ये कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वसनिका काव्य रूप की तरह ही है। वसनिका राजधानी में लिखी होती है, लेकिन दवावेत है उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। ये ध्यान रखना, जो वसनिका है ये राजधानी में होती है, लेकिन दवावेत है इसमें उर्दू और फारसी है उसके शब्द भी मिलते हैं। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राजीव वैभव, युद्ध, आकेट, नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रभाव युक्त होता है। अखमाल देवड़ा री दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत, राजा जय सिंह री दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ है। अब देखते हैं वात। कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विद्या है। कथा कहने वाला कहता, जो कथा कहने वाला है वो कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा, यानी बीच बीच में जो हाँ कहते हैं उसको मारवाड़ी में या राजधानी भाषा में हुंकारा बढ़ना कहते हैं, देता रहता है। इस बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन का प्रकाश डाला गया है। तो जो हुंकारा है ये जो कहानी कहता है, तो जो सामने वाला सुनने वाला है तो वो हुंकारा देता है, यानी कहने का मतलब है कि वो सामने वाला फीडबैक देता है कि उसको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो आप भी ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट वगैरह किया करो, लाइक वगैरह किया करो, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी हुंकारा दे रहे हो। क्योंकि अकेले हम बोलते जा रहे हैं तो हमें भी बोरिंग लगता है। तो लाइक कमेंट भी करना चाहिए।
ताकि हमें भी पता चले कि आपको हंसी लग रही है, आप भी हुंकारा भर रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं गद्य पद्य। गद्य में, पद्य में तथा गद्य पद्य में तीनों रूपों में बातें मिलती हैं। राव अमर सिंह री बात, खींसियों री बात, बाबूजी री बात, कानरदे री बात और असलदास खींच री बात है, वो प्रमुख बात है। अब देखते हैं जमाल। तो भाई जमाल का ही है। जमाल राजधानी काव्य का मात्रिक संध है। जमाल का ही है, ये एक मात्रिक संध है। इसमें पहले पूरा दुआ, फिर 5वें शरण में दुए के अंतिम शरण को दोहराया जाता है। राव इंदर सिंह री जमाल, जमाल है आप प्रसिद्ध है। कौन सी प्रसिद्ध है? राव इंद्र सिंह री जमाल। अब देते हैं झूलना। ये राजधानी काव्य का मात्रिक संध है, ये भी मात्रिक है। इसमें 24 अक्षर के वर्णी संधों के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़ा रा झूलना आदि प्रमुख झूलना रचना है। अब देते परसी। तो परसी क्या है? संत महात्माओं का जीवन परिचय राजधानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे परसी कहते हैं। संत रामदेव री परसी, नामदेव री परसी, कबीर जी री परसी, संत रैदास री परसी, संत पीपा री परसी, संत दादू री परसी, मीराबाई री परसी आदि प्रमुख परसी रचनाएं प्रसिद्ध है। अब देखते प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहते हैं। तो जो प्रकाश डालती है, जो घटना है या व्यक्ति विशेष या वंश पर, जो घटना पर या उनकी उपलब्धि है, उन पर प्रकाश डालने वाली जो कृतियां हैं, जो रचना है, उसको प्रकाश कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसके पीछे स है, ये प्रकाश वाला स नहीं है, इसमें पीछे ये दूसरे सड़क वाला स है। तो ये दर्शाता है कि राजधानी भाषा में पहले ये श संकर वाला नहीं था, सिर्फ स सड़क वाला था। तो एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप सभी स को स ही बोल रहे हो। तो भाई सीधी सी बात है कि मारवाड़ी बोली बोलो तो अठे स ही हुए, दूसरे स को नहीं हुए। तो अपने राजधानी भाषा में ये सही होता था, इसलिए यदि जब हम बोलते हैं तो भी दूसरे स को भी स बोलते हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान कम देना। किशोरदास का जो राज प्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश और कविया कर्णीदास का सूरज प्रकाश, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। एक बार दोबारा देखते हैं इन ग्रंथों को। किशोरदास है, उन्होंने राज प्रकाश लिखा, ठीक है। आसिया मान सिंह है, उन्होंने महायश प्रकाश, मान सिंह से महायश याद कर लेना। कविया कर्णीदास है, उन्होंने सूरज प्रकाश ये ग्रंथ लिखा, तो ये ग्रंथ याद कर लेना। अब देखते हैं मरस्या। मरस्या कब लिखा जाता है? जब कोई राजा युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके शोक व्यक्त करने के लिए मरसिया काव्य उनकी रचना की जाती है। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुण है, उनके अतिरिक्त महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। राणे जगपत राम मरसिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह है, उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। तो जगत सिंह की मृत्यु पर कौन सा मरसिया लिखा गया था? राणे जगपत राम मरसिया। अब देखते हैं रासो। मोतीलाल मेनारिया है, उनके अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। यानी रासो में किसी राजा है, उसकी जो कीर्ति है, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन किया जाता है। रासो ग्रंथ में संदर्भवर्दाई है, उनका पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल है, उनका बिसल देव रासो, गिरधर आसिया है, उनका सगत रासो, दलपत विजय है, उसका खुमान रासो, कुंभकर्ण है, उनका रतन रासो और जोधराज है, उनका अमीर रासो प्रमुख है। ये पैराग्राफ कई एग्जामों में पूछा गया है। तो रासो है, तो एक बार याद कर लेना, रट लेना। संदर्भदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाले का बिसल देव रासो, गिरधर आसिया है, उनका सगत रासो, दलपत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का अमीर रासो। अब देखते हैं रूपक। किसी वंश अथवा
व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगा देजीरो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य है। अब देखते हैं विगत। विगत क्या है? किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है विगत से। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति अथवा राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत है उसमें उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। मुणोत नयन सिंह उन्होंने मारवाड़ा प्रगनारी विगत लिखी है। किसने लिखी? मुणोत नयन सिंह ने। उसमें प्रत्येक परगना है उसकी आबादी, रेख, भूमि किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं वेली। वेली ग्रंथ वेली या संत में लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जेतावत त्रिवेली, रतन सिंह खिमावत त्रिवेली, राव रतन त्रिवेली प्रमुख वेली ग्रंथ है। वेली परंपरा की प्रमुख रचना जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनके द्वारा लिखी हुई वेली किशन रुक्मणी थी, तो ये प्रसिद्ध है। अब देते हैं साखी। साखी शब्द है ये साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचना में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा संत का प्रयोग हुआ है। कौन से संत का? सोरठा। कबीर की साखियां ये प्रसिद्ध है। अब देते हैं श्लोका। तो श्लोका क्या है? श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते। राव अमर सिंह रा श्लोका, अजमाल जी रो श्लोको, राठौड़ कुशल सिंह रो श्लोको, भाटी केर सिंह रो श्लोको, ये जो श्लोक है ये प्रसिद्ध है। अब देखते हैं आधुनिक राजस्थानी साहित्य। तो आधुनिक में कौन कौन से हमने पहले भी देखा था, बांगीदास जी थे, सूर्यमल मिशन थे। तो ये आधुनिक साहित्य के कवि है, लेखक हैं। मारवाड़ के कवि राजा बांगीदास, बूंदी के सूर्यमल मिशन, इन्होंने राजधानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताएं उनमें प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ इंगलाज दान कविया और शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। तो ये भी आधुनिक कवि है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं। कवि उमरदान की कविताएं उनमें संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है। तो किन्होंने किया है? कवि उमरदान ने। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया है। रामनाथ कविया है, उन्होंने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया है। तो रामनाथ कविया की रचना कौन सी है? द्रौपदी विनय। केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशीलाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपने कलम को भी हथियार बनाया। तो ये लाइन है, ये जो वन रक्षक का एग्जाम हुआ था 2022 दिसंबर में, उसमें ये सीधी लाइन उठाई गई थी। उसमें पूछा गया था कौन कौन कवि नहीं है। तो यहाँ ऐसे कवि है, तो कौन कौन कवि है इस बुक के अनुसार? केसरी सिंह बारठ कवि है, विजय सिंह पथिक कवि है, जयनारायण व्यास कवि है, हीरालाल शास्त्री कवि है, गोकुल भाई भट्ट कवि है, माणिक्यलाल वर्मा कवि है और गणेशीलाल ये भी कवि है। तो उसमें उस प्रश्न में इससे 3 ऑप्शन दिए हुए थे। एक विजय सिंह पथिक थे, जयनारायण व्यास भी थे और हीरालाल शास्त्री। जयनारायण व्यास नहीं थे, माणिक्यलाल वर्मा साहित्यक थे। तो मैं ऑप्शन भूल रहा हूँ। तो इस नामों से 3 नाम ये उठाए हुए थे और चौथा ऑप्शन है वो कोई दूसरा नाम दिया हुआ था। और क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से कौन सा कवि नहीं है। तो यदि ये बुक पढ़ी होती तो इससे ये क्वेश्चन आप सही होता। इसमें से गणेशीलाल व्यास है, वो ऐसे कवि है जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आजादी के बाद के अपने मोह भंग को भी कविताओं के प्रखर रूप में प्रकट किया। रेवनदास सारण है, उनकी रचनाएं वो सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती है।
राजधानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजधानी कवि मेघराज मुकोले उनकी सेनानी कवि सम्मेलनों को सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। तो कवि मेघराज मुकुल की कौन सी कविता है? सेनानी। सेनानी किसकी है? मेघराज मुकुल की। ये भी महत्वपूर्ण है। सत्य प्रकाश जोशी अपने मालिक सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि, ये राधा किसकी काव्य रचना है? सत्यप्रकाश जोशी की। इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहाँ आम राजधानी कविता युद्ध का गौरव गान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को ये संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते। इस प्रकार कन्हैयालाल सेठिया है जिनका गीत है धरती दोरारी को राजस्थान का आदर्श गीत, ये राजस्थान का आदर्श गीत है भी कहा जाता है। की रचना है तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा देती है, ऐसी क्षमता रखती है। तो किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया जी की। मिंजर और लील ट्रांस सेठिया की प्रमुख काव्य रचना है। मिंजर और लील ट्रांस ये भी बुक के एग्जाम पूछा गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो मेघराज मुकुल की तो है सेनानी और सेठिया की मिंजर और लील ट्रांस। और जो ये जोशी साहब जी सत्य प्रकाश इनकी है राधा। तो ये करती याद ध्यान रखना। मैं 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजधानी भाषा में मरुवाणी, जलम्बोम, जानकारी, ओड़मो, लाडेसर, रावल, राजस्थली, इसरलाट, राजधानी एक हेलो, दीठ, सामड़, अपरांश जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। ये पत्रिकाओं के नाम है। इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठे की वैग्यू, ये जो बुक्स के नाम दे रखे हैं एक बार दोबारा देखते हैं। ये जो पारस अरोड़ा है इनकी जुड़ाव रचना है, गोवर्धन सिंह शेखावत है उनकी गांव नाम की रचना है, तेज सिंह जोधा है उनकी कठे की वैग्यू ये रचना है, मणि मधुकर है उनकी सोच दी गैंट रचना का नाम है, सोच दी गैंट है, पग फेरो है। और हरीश बादानी है उनकी बोली संटाण सरटाण बोली बोले सरनाटो। थोड़ा मारवाड़ नाम भी पढ़ने में मुश्किल हो रहा है। बोले सरनाटो ये किसकी है? हरीश बादानी। बाता में भूगोल ये हरीश बादानी की है। चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़, मारक ये तीनों किसके? चंद्र प्रकाश देवल की। तो आपको ये कवि और इसकी रचनाएं इनके थोड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक साथ तो याद होंगे नहीं, तो अलग अलग अच्छी तरह से आप बनाना। अर्जुन देव सारण है उनकी रिंद्रोही, ये भी रिंद्रोही ये भी कई एग्जाम पूछा गया है। किसकी है? अर्जुन देव सारण की। मालचंद तिवाड़ी की उत्तरियो है आबू। आबू किसको कहते हैं? जो आसमान होता है उसको आबा आबा कहते हैं। आदि रचनाएं ने राजधानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। शिव चंद्र भरतिया है उसको राजधानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। किसको? शिव चंद्र भरतिया, ये भी एग्जाम पूछा गया है। रानी लक्ष्मी कुमारी सुंडावते ने राजधानी के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। कौन कौन सी लिखी? माजल रात किसने लिखी? रानी लक्ष्मी कुमारी सुंडावत ने। माजल रात, अमोलक वाता, मुमल मुमल, गिर ऊषा ऊषा गड़ा, केरे सकवावात ये किसकी रचना है? रानी लक्ष्मी कुमारी सुंडावत की है। विजयदान देता है उन्होंने बातारी फुलवारी इसके शब्द सौदेखंडे। श्रृंखला में राजधानी की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया है कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजयदान देता के कुछ प्रमुख राजधानी हिंदी कहानी संग्रह जैसे दुविधा, उलझन, उल्लेखी हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल, तो ये किसके हैं? विजयदान देता है उनकी ये रचना है दुविधा, उलझन, अलेकू, हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल। दुविधा है
नामक विजयदान देथा की कृति है। इस पर पहली नामक की फिल्म भी बनी है। इनकी कृति सौदरायनिधि शत्रुई, किसकी? विजयदान देथा की सौदरायनिधि शत्रुई जो रचना है को भी बेहद पसंद किया जाता है। यादवेंद्र शर्माचंद्र की जो कहानियां है उनका उनमें कौन कौन सी कहानियां संग्रह जमारू संबंध अर्थार में संग्रहित है। और कुछ अन्य उनके कुछ उपन्यास है। किसके? यादवेंद्र शर्माचंद्र है। इनके उपन्यास कौन कौन से? हूँ, गोरी किनपीवरी, जोग संजोग, शानदार सेठानी। तो ये किसके? यादवेंद्र शर्माचंद्र की उपन्यास है। तो आप इसको एक पेज में नोट्स भी बनाना तो याद हो जाएंगे। इस प्रकार नथमल जोशी की कहानियां संग्रह पन्नोटी कमारी तथा उपन्यास है आबे पटकी, दोरारो दोरी, एक बेंदनी दो बीन भी बहुत प्रसिद्ध है। ये किसके है? नथमल जोशी के। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अनाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवरदैया आदि प्रमुख है। अब देखते हैं साहित्यिक पत्रकारिता। राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता है उसका वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक लघु व अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया है। बीकानेर की वातायन जो हरीश बादानी है वो निकालते थे पत्रकारिता वातायन। अजमेर की लहर प्रकाश जैन जो ये पत्र निकालते थे। भरतपुर की ये और नाम है विजेंद्र निकालते थे। कांगरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी। और अलवर की कविता भागीरथ भार्गव। उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज। ये जो अकादमियों का नाम है तो ध्यान रखना। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज का है। मधुमाधवी ये नलिनी उपाध्याय के साथ राजधानी साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजधानी में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। तो ये जो संप्रेषण है मधुमाधवी ये जो साहित्यिक अकादमी है उनकी पत्रिकाओं के नाम है। तो राजधानी साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो मधुमती है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए मैं भी और आप भी, तो थोड़ा दोबारा देखते हैं। तो जो संप्रेषण पत्रिका है वो चंद्रभानु भारद्वाज ने निकाली, मधुमाधवी नलिनी उपाध्याय ने। इसके साथ जो राजधानी साहित्य अकादमी है उसकी जो पत्रिका है उसका नाम है मधुमती। तो ये पत्रिका है। राजधानी भाषा की पत्रिकाओं में राजधानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की जागती जोत पत्रिका है ये किसकी है? राजधानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो बीकानेर में उसकी ये पत्रिका है जागती जोत। इसके अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की अरावल पत्रिका, किशोर कल्पनाकांत की ओल्यू, कवि सुंदर सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी। तो ये पत्रिका है किसकी है? जागती जोत। तो ये बीकानेर में जो अकादमी है इसकी है। सत्य प्रकाश जोशी की अरावल पत्रिका, किशोर कल्पनाकांत की है ओल्यू, कवि सुंदर सिंह की है मरुवाणी। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजधानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय पर है। सच्चाई ये है कि राजधानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं। तो राजधानी साहित्य बहुत समृद्ध है तो आप पढ़ना और इसके नोट्स भी बना लेना। जो कवि और उनकी कविताएं वगैरह हैं, लेखक उनकी जो कृतियां वगैरह हैं उसके बनाना। और कमेंट बॉक्स में भी यदि लिख सको तो पूरी रचना लिख देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।